हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम एंटीना के लिए, शॉर्ट डाइपोल एंटीना के लिए टोटल रेडिएटेड पावर और रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या होता है इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। ओके, तो हमने एक शॉर्ट डाइपोल एंटीना जिसकी की लेंथ DL है और जिसमें कि टाइम वेरिएबल करंट IM cos ओमेगा t अगर आप फीड करते हैं टाइम वेरिएबल करंट, और फिर इस करंट की वजह से अगर आप r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो आप फाइनली रेडिएशन पैटर्न पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये जो आपका शॉर्ट डाइपोल है ये एनवायरनमेंट में रेडिएशन जनरेट करेगा। वी आर डिस्कसिंग E थीटा एंड H फाई that exist over a long distance from the current element, and these are also defined as far field or radiation fields of a current element। बाकी जो आपके कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम r, थीटा और फाई की फॉर्म में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पे E थीटा और H फाई रह जाते हैं। बाकी जो आपके मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट्स होंगे दूसरे कोऑर्डिनेट्स में, वो बहुत ही नेग्लिजिबल अमाउंट के होने की वजह से आप उन्हें इग्नोर कर सकते हैं। एट अ वेरी फार डिस्टेंस फाइनली रेडिएशन इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ E थीटा एंड H फाई। ठीक है, तो आज हम ये देखते हैं कि एक ऐसा करंट एलिमेंट जो E थीटा और H फाई जनरेट कर रहा है R डिस्टेंस पे, उसकी वजह से एनवायरनमेंट में बेसिकली कितनी अमाउंट की पावर जो है वो रेडिएट होगी। अगर R के डिस्टेंस में आप टोटल पावर को, ट्रांसमिशन को अगर कंसिडर करते हैं तो E थीटा की डायरेक्शन में है, H फाई की डायरेक्शन में है और प्रोपगेशन की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी के परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। सो वी आर हैविंग अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेटेड at a far distance from this current elements, we are getting a TEM wave, और इस TEM wave में कितनी पावर है वो इस करंट एलिमेंट की रेडिएटेड पावर हो जाएगी, जिसको कि आप एक रिसीविंग एंटीना प्लेस करके रिसीव कर सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे करंट एलिमेंट में क्या इंफॉर्मेशन सिग्नल फीड किया गया होगा। ओके, तो हमें कैलकुलेट करना है TEM वेव के लिए R डिस्टेंस पे रेडिएटेड पावर, जबकि आपने IM cos ओमेगा t करंट फीड की है। ये आपका बेसिकली टाइम वेरिएबल सिग्नल, ये करंट जो है वो एक टाइम वेरिएबल सिग्नल है। ये किसी इंफॉर्मेशन सिग्नल की वजह से करंट हो सकती है। अगर आपका जो इंफॉर्मेशन सिग्नल है, चाहे वो कम्युनिकेशन सिग्नल है या वो आपका वोल्टेज सिग्नल है, जो अपनी नेचर की वजह से एक टाइम वेरिएबल करंट जनरेट करता है, उसे आप इंफॉर्मेशन सिग्नल भी बोल सकते हैं। तो इस इंफॉर्मेशन की वजह से इस डिस्टेंस पे TEM वेव में टोटल पावर कितनी होगी वो कैलकुलेट करते हैं। ओके, तो हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें कि हमने डाइपोल एंटीना की वजह से क्या रेडिएशन जनरेट होगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या मैग्नेटिक फील्ड होगा, कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे, और उसके साथ साथ उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जिसे कि हमने रेडिएशन पैटर्न बोला था, वो बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको पढ़ने से पहले आप उन्हें ज़रूर से रिवाइज करिएगा। तो एट अ फार इफ़ यू डिस्कस द रेडिएशन फील्ड ऑफ अ शॉर्ट डाइपोल एंटीना, देन इट एग्जिस्ट E थीटा और H फाई। अभी हम E थीटा को लेके चलते हैं बिकॉज E थीटा और H फाई भी आपस में को रिलेटेड है। अगर आप इन दोनों में से कोई एक फील्ड निकालेंगे तो दूसरा फील्ड आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम अपने रेफरेंस के लिए E थीटा को रेफरेंस लेके और आगे अपना डेरिवेशन कंक्लूड करते हैं। तो E थीटा विल बी IM DL साइन थीटा बाई 4 पाई एप्सिलॉन माइनस ओमेगा साइन ओमेगा T1 बाई C स्क्वायर R। ओके, C है वेलोसिटी ऑफ TEM वेव या यूनिफॉर्म प्लेन वेव जो कि इस मीडियम में एग्जिस्ट करेगी। T1 है आपका टाइम डिले, जो कि इस करंट की वजह से जनरेट हुए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ तक प्रोपोगेट होने में लगेगा। ओमेगा है आपके फीड किए गए इंफॉर्मेशन सिग्नल की फ्रिक्वेंसी, DL है करंट एलिमेंट की लेंथ, IM जो है वो आपकी
फीड की गई करंट की मैक्सिमम वैल्यू। साइन थीटा इज साइन ऑफ थीटा where theta is the angular distance with respect to z axis and r coordinate, ओके, जो आपने यहाँ पे कंसिडर किया है 4 पाई एप्सिलॉन, ओके। ये अगर हमने कैलकुलेट किया तो यहाँ पे हम इसको इस ई थीटा को एक दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखते हैं? अगर हम ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ लिखें, सी इक्वल्स टू, आप एक तो सी है आपका मीडियम में वेव की वेलोसिटी, सी को आप एक इस तरह से लिख सकते हैं 1/μ ई, ये मीडियम की परमिटिविटी और परमेबिलिटी से इस तरह से रिलेटेड है। एज वेल एज सी को आप एफ लेमडा भी लिख सकते हैं। एफ है सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, लेमडा है उसकी वेवलेंथ, ओके। तो इस फ्रीक्वेंसी और इस वेवलेंथ के साथ जो इन्फॉर्मेशन या जो आपकी वेव जनरेट होगी वो इस स्पीड से मीडियम में ट्रेवल करेगी। ये सारे अगर हम रिलेशंस को यहाँ रखें तो हम ई थीटा को रख सकते हैं, ई थीटा विल बी IM/dl साइन ऑफ थीटा 4 पाई एप्सिलॉन। एक सी को मैंने रखा 1/√μ ई, तो ये म्यू ई जो है आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा, √μ ई या म्यू एप्सिलॉन। और यहाँ पे मैंने, अब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो हम इस माइनस साइन को इग्नोर कर सकते हैं। अगर हम इसका एम्पलीट्यूड या अमाउंट कैलकुलेट करें तो हम इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। ओमेगा को मैंने लिखा 2 पाई एफ साइन ऑफ ओमेगा T1 और एक सी को हमने 1/μ ही रख दिया, एक सी को हम रखेंगे एफ लेमडा और आर आपका इस तरीके से आ गया। बेसिकली एम्पलीट्यूड आपका ये है, ये इसके टाइम वेरिंग नेचर को दिखा रहा है कि एम्पलीट्यूड टाइम के साथ इस तरह से साइनोसोइडल मैनर में वेरी कर रहा है। अभी के लिए हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे इसको मैग्नीट्यूड साइन नहीं लगाएंगे, ओके, बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। मैग्नीट्यूड हम फाइनल कंक्लूजन में लिखेंगे। ई थीटा इज रिप्रेजेंटेड एज इन दिस एक्सप्रेशन और इसी को आप आगे कैरी करें तो ये आपका हो गया √, दिस इज √μ एप्सिलॉन, ठीक है ना। और ये आपका पाई कैंसिल हो गया है, दिस इज 2 एंड दिस इज एफ से आपका एफ कैंसिल हो गया है। तो ये आपका आ गया है IM/dl साइन ऑफ थीटा, ओके, 2 लेमडा आर, ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और साइन ऑफ ओमेगा T1, ये इसका टाइम वेरिएशन इन अ साइनोसोइडल पैटर्न बता रहा है, ओके। अब इस √μ/e को, √μ/e is nothing but the intrinsic impedance of the medium where the wave is traveling, okay। और अभी हम ये सारी कैलकुलेशन फ्री स्पेस के लिए कर रहे हैं तो √μ/e is नीटा, that is 120 पाई, ओके। ये यूनिफॉर्म प्लेन वेव के डिस्कशन में हम अपने प्रीवियस वीडियोस में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो इसको आप वहाँ पे रेफरेंस के लिए देख सकते हैं। √μ/ε को अगर मैं 120 पाई लिखूँ तो आई कैन, ये 120 पाई, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रेडिएशन में कंट्रीब्यूट करने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई थीटा होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा 60 पाई IM/dl बाय लेमडा आर साइन थीटा। ये बहुत बार, ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये बहुत बार आपको वैल्यूज़ देके इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर थीटा पे कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। सो प्लीज़ मार्क इट इम्पॉर्टेंट, और आप इसे अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें अपनी नोटबुक के हेडर में आप इसको लिख सकते हैं। ई थीटा इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस पे और जेड एक्सिस से थीटा एंगुलर डिस्टेंस पे, जबकि आपने IM cos ओमेगा t करंट फीड की है और एलिमेंट की लेंथ dl है, ओके। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना एग्जिस्ट कर रहा है आर डिस्टेंस पे, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे पावर रेडिएटेड, ओके, पावर रेडिएटेड की ये इलेक्ट्रिक फील्ड, आप पावर रेडिएटेड करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से अपना कैलकुलेशन करते हैं या मैग्नेटिक फील्ड से कर सकते हैं। हमने अपना जब यूनिफॉर्म प्लेन वेव में पावर इन अ यूनिफॉर्म प्लेन वेव पावर कैलकुलेशन या पावर ट्रांसमिटेड जब हमने पढ़ी थी तो हमने उसके लिए पहली जो क्वांटिटी पढ़ी थी वो पॉइंटिंग वेक्टर पढ़ा था। पॉइंटिंग वेक्टर जो कि किसी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में E और H दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं, E/H इक्वल्स टू नीटा से। तो इन दोनों को अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो पॉइंटिंग वेक्टर इज E क्रॉस H।
इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो आपको पावर ट्रांसमिशन की डायरेक्शन देता है, और जब आप TEM वेव की बात करते हैं तो पावर ट्रांसमिशन के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और उसके परपेंडिकुलर आपका मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। ये दोनों पावर ट्रांसमिशन के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे हमारा E थीटा है और H फाई है, तो जो पॉइंटिंग वेक्टर होगा वो आपका AR, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो AR डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा। हमने इसको कैलकुलेट करने के लिए बोला था कि आप इसे या तो E से कैलकुलेट कर सकते हैं। एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते थे? E² नीटा। नीटा इज इम्पिडेंस ऑफ मीडियम। यहाँ पे हमारा जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, उसकी इंट्रिंसिक इम्पिडेंस 120 पाई रखेंगे। E⁻² से हम पॉइंटिंग वेक्टर निकाल सकते हैं जो कि वॉट पर मीटर स्क्वायर में आता है। वॉट पर मीटर स्क्वायर में जब आपने पावर डेंसिटी निकाल ली तो उसको इसके परपेंडिकुलर एरिया से आप मल्टीप्लाई करके टोटल पावर रेडिएटेड बाय दिस TEM वेव भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यही सब किया था हमने जब हमने यूनिफॉर्म प्लेन वेव पढ़ा था। तो आज के टॉपिक में अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप यूनिफॉर्म प्लेन वेव एज वेल एज जो हमने वेक्टर एनालिसिस पढ़ा है उसमें हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में कैसे आप परपेंडिकुलर एरिया कैलकुलेट करते हैं, ये सब हम अपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी के जो हमारे प्रीवियस वीडियो हैं उनमें ये सब डिटेल में डिस्कस हो चुके हैं। तो हम E⁻²/2 नीटा और जो कि AR डायरेक्शन में है, इसको अगर हम DS से इंटीग्रेट करेंगे तो हमें टोटल रेडिएटेड पावर आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? पावर रेडिएटेड कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके लिए हमने पहले ये कैलकुलेट किया था कि जो पॉइंटिंग वेक्टर होगा दैट विल बी E²/2 नीटा। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका E⁻²/2 नीटा। अगर H फाई कैलकुलेट करते तो नीटा H फाई²/2, ठीक है। H फाई से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड को लेके अपने कैलकुलेशन को आगे मूव कर रहे हैं। थीटा में था, ये किस डायरेक्शन में होगा? AR डायरेक्शन में। तो ये हो गया आपका पॉइंटिंग वेक्टर विद यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर। अगर आप एवरेज पॉइंटिंग वेक्टर हमने कैलकुलेट किया था ये सब। अब अगर आप एवरेज रेडिएटेड पावर कैलकुलेट करेंगे, average radiated power is the total power that exists in this TEM wave that is being calculated at the R distance from the element. Radiated power जिसे कि हम PR से नोटेशन देंगे will be close integration of this pointing vector over the area, ठीक है। वॉट पर मीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप टोटल वॉट कितना है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर आपका AR डायरेक्शन में पॉइंटिंग वेक्टर है तो AR डायरेक्शन में हमने जो आपने इंक्रीमेंटल एरिया पढ़ा था वो क्या था? AR डायरेक्शन में DS वॉज R² साइन ऑफ थीटा D थीटा D फाई AR। ये हम अपने वेक्टर एनालिसिस में पढ़ चुके हैं। अगर आपको AR डायरेक्शन में इंक्रीमेंटल एरिया कैलकुलेट करना है तो ये इस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। तो P ये आपका AR डायरेक्शन में है तो ये डॉट है P एवरेज डॉट DS। तो DS में आप DS आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, ओके, A थीटा A फाई और AR तीनों डायरेक्शन में हमने इंक्रीमेंटल एरिया कैलकुलेट किया था। A थीटा और A फाई को आप कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज उनका AR के साथ, ठीक है ना, E⁻²/2 नीटा AR डॉट R² साइन थीटा D फाई AR यही कंट्रीब्यूट करेगी पावर रेडिएशन में। बाकी आप यहाँ पे जब A थीटा और A फाई लगाएंगे DS में तो वो डॉट प्रोडक्ट AR के साथ 0 हो जाना है, इसलिए उन्हें कंसिडर नहीं करना है। तो PR के लिए हम क्लोज इंटीग्रेशन इस AR इंक्रीमेंटल एरिया के ओवर करते हैं जो कि आपका रहेगा R² साइन थीटा D फाई। AR डॉट AR विल बी 1। तो PR इज, अब आप D थीटा और D फाई के रेस्पेक्ट में इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो थीटा की लिमिट होती है 0 to पाई, फाई की लिमिट रहती है 0 to 2 पाई। E0 की वैल्यू रख दें हम, E थीटा हमने निकाला था 60 पाई IM DL साइन ऑफ थीटा
लैम्डा आर का स्क्वायर, ये हो गया आपका ई थीटा स्क्वायर, और 1/2 नीटा को हम लिखेंगे 2 इंटू नीटा को हम लिखेंगे 120 पाई, ओके। और यहाँ पे हम लिखेंगे आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा डी फाई, ए आर डॉट ए आर इज 1। तो ये इंटीग्रेशन हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमें पी आर मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करें, ये हो जाएगा आपका 60 इंटू 60 पाई स्क्वायर आई एम स्क्वायर डी एल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर आर स्क्वायर, ओके। हम जो आपके कांस्टेंट है थीटा और फाई के वेरिएबल इधर रख के बाकी सब हम कांस्टेंट को इधर ले आ रहे हैं, 2 इंटू 120 पाई इंटू आर स्क्वायर, ओके। और ये आपका आ गया 0 to पाई 0 to 2 पाई, ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा, तो साइन क्यूब थीटा डी फाई, ये हो गया फाइनल इंटीग्रेशन जो आप कैलकुलेट करेंगे। तो ये आप आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया और पाई, है ना, और इधर ये आ गया आपका दिस इज 30 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 15, तो ये आपका आ गया 15 पाई, एक पाई यहाँ से आपका कैंसिल हो गया, 15 पाई आई एम डी एल बाई लेमडा स्क्वायर, ओके, आई एम स्क्वायर डी एम बाई लेमडा स्क्वायर, ये हम डी एम बाई लेमडा स्क्वायर लेके चलेंगे क्योंकि ये इजी टू रिमेंबर हो जाता है। और साइन क्यूब थीटा डी फाई के रेस्पेक्ट में ये कांस्टेंट होगा, डी फाई की लिमिट है 0 to 2 पाई, तो ये 2 पाई आपका ऐसे आ गया जब फाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन किया, ये बचिए आपका 0 to पाई साइन क्यूब ऑफ थीटा डी थीटा। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका क्या आ गया 30 पाई स्क्वायर आई एम स्क्वायर डी एल बाई लेमडा का स्क्वायर, और ये इंटीग्रेशन आपका आ जाता है 4/3 इस इंटीग्रेशन को, तो ये 10। सो फाइनली पी आर इज 40 पाई स्क्वायर आई एम स्क्वायर डी एल बाय लेमडा का स्क्वायर, ओके। ये आपकी आ गई है टोटल रेडिएटेड पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आपसे स्पेसिफिकेशंस देके टोटल रेडिएटेड पावर पूछी जा सकती है, इट इज़ विद द यूनिट्स वॉट्स, ओके। अब इस टोटल रेडिएटेड पावर से हम कैलकुलेट करते हैं कि एंटीना का रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या रहा होगा, ओके। तो यहाँ पे टोटल रेडिएटेड पावर होगी 40 पाई स्क्वायर आई एम स्क्वायर डी एल बाय लेमडा स्क्वायर वॉट्स, ठीक है। तो इस डीएल लेंथ के करंट एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 60 पाई आई एम डी एल साइन थीटा बाई लेमडा आर वोल्ट पर मीटर, ओके। इसका मैग्नीट्यूड ये रहेगा और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आर डिस्टेंस पे पावर रेडिएटेड होगी 40 पाई स्क्वायर आई एम स्क्वायर डी एल बाई लेमडा स्क्वायर इन वॉट्स, ये आपकी पावर रेडिएटेड रहेगी। यहाँ पे आई एम क्या है, जो आपने इंफॉर्मेशन सिग्नल फीड किया है आई एम कॉस ओमेगा टी, जो आपने इनपुट करंट दी है उसकी पीक वैल्यू, अगर आप आरएमएस वैल्यू की फॉर्म में इसे लिखेंगे तो दैट विल बी, क्योंकि ये आपका एक साइनोसॉइडली वेरी करती हुई एक आपकी करंट है, पीरियोडिक करंट है, तो इसकी आरएमएस वैल्यू हो जाएगी आई एम बाय √2। तो अगर आप आई एम को आई आर एम एस से रिप्लेस कर देते हैं और पावर रेडिएटेड को दूसरी फॉर्म में लिखते हैं तो पी आर विल बी, आई एम को हम लिखेंगे √2 आई आर एम एस, तो ये हो जाएगा 2 आई आर एम एस स्क्वायर, 2 यहाँ पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 80 पाई स्क्वायर डी एल बाई लेमडा का स्क्वायर आई आर एम एस स्क्वायर वॉट्स में, ओके। तो अगर मैंने पावर रेडिएटेड को दूसरे फॉर्म में लिखा तो इस तरीके से आ सकता है 80 पाई स्क्वायर डी एल बाई लेमडा स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे इस IRMS के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में टर्म है दैट इज नथिंग बट द रेडिएशन रेजिस्टेंस दैट इज बेसिकली एमिटिंग द पावर इन एनवायरमेंट। आप किसी रेजिस्टेंस में पावर क्या निकालते हैं आई स्क्वायर आर से, ठीक है ना, IRMS स्क्वायर आर, अगर आर रेजिस्टेंस है तो ये इतनी पावर कंज्यूम करेगा। तो ये जो टर्म है IRMS के साथ इसे हम एंटीना का रेडिएशन रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसे हम लिख सकते हैं PR इज रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ द एंटीना। अगर एंटीना इस वैल्यू का रेजिस्टेंस होता तो इसमें इतनी पावर कंज्यूम होती, ओके। तो इसे आप
I/RMS², इस तरह से भी बोल सकते हैं। तो ये जो RR है, रेडिएशन रेजिस्टेंस है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस एंटीना एलिमेंट, ठीक है। ये एंटीना एलिमेंट एक पावर रेडिएट कर रहा है और वो रेडिएशन पूरी की पूरी पावर, अगर आप इसके सीरीज में एक फिक्शिशियस, जिसे हम बोलेंगे काल्पनिक, अगर इसके सीरीज में एक अगर आप RR वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाएं तो इसकी रेडिएटेड पावर उसमें कंज्यूम होगी। दिस इज अ इक्विवेलेंट फिक्शिशियस रेजिस्टेंस दैट विल कंज्यूम द टोटल रेडिएटेड पावर। आप इसको कैसे समझ सकते हैं? इसको आप एक पावर सोर्स की तरह समझ सकते हैं। ये पावर जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये इतनी पावर जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे इस पावर को RR इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में हम कंज्यूम कर देते अगर हम इस एंटीना का इक्विवेलेंट फिक्शिशियस रेजिस्टेंस अगर कंसिडर करें। तो ये एक काल्पनिक रेजिस्टेंस है जो इस एंटीना की सीरीज में अगर आप लगाते तो टोटल रेडिएटेड पावर उसमें कंज्यूम हो जाती। एंड दिस RR इज डिफाइंड एज द रेडिएशन रेजिस्टेंस। ओके, रेडिएशन रेजिस्टेंस को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जो करंट फ्लो होने पे इतनी पावर रेडिएट करता, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कंज्यूम होने वाली पावर या एनवायरनमेंट में रेडिएट हो रही है। तो इस रेडिएशन रेजिस्टेंस को हम टेक्निकल डेफिनेशन भी देंगे जो कि हमसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। रेडिएशन रेजिस्टेंस RR, रेडिएशन रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज द फिक्शिशियस रेजिस्टेंस which when inserted in series with the antenna will consume the same amount of power as is actually radiated। जो एक्चुअली रेडिएट पावर हो रही है वो पावर कंज्यूम हो जाती है अगर आप इसके सीरीज में एक काल्पनिक रेजिस्टेंस RR अगर आप इमेजिन करते हैं। तो ये वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है जिससे करंट जो है मल्टीप्लाई होके टोटल पावर जनरेट कर रही है। आपने पढ़ा है ना ये सब नेटवर्क थ्योरी में। तो ये फिक्शिशियस या काल्पनिक रेजिस्टेंस है जो कि इतनी पावर कंज्यूम कर लेता। इसकी डेफिनेशन या फॉर्मूला रहेगा RR विल बी पावर रेडिएटेड डिवाइड बाय IRMS का स्क्वायर। ओके, तो RR इज 80 पाई स्क्वायर DL बाय लेमडा का होल स्क्वायर इन ओम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको बहुत बार डायरेक्टली पूछा जा सकता है या किसी लेंथ के एंटीना के लिए आपको एंटीना की लेंथ देके कैलकुलेट करवा सकते हैं। अगर एंटीना की लेंथ दे दी और सिग्नल दे दिया तो DL और लेमडा मिलने पे आपसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ये कैलकुलेशन करके दिखाएं। ओके, तो आई होप रेडिएशन रेजिस्टेंस क्या है और टोटल रेडिएटेड पावर इन एनवायरनमेंट क्या है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ये जो टर्म्स आज हमने डिस्कस की है ये कंसेप्चुअल क्लेरिफिकेशन के लिए जरूर। तो इन दोनों टर्म्स पे स्टेटमेंट वाइज प्रॉब्लम भी पूछी जा सकती है एज वेल एज अगर न्यूमेरिकल एंटीना पे बनेगा तो इन दोनों फॉर्मूलाज पे न्यूमेरिकल बनने के भी बहुत चांसेस हैं। तो ये जो फाइनल आपने फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं इस तरह से एंटीना में कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज आ जाएंगे, उनको आप एक अपने जहाँ पे आप एंटीना के नोट्स बनाने शुरू करें उसके फर्स्ट पेज में आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फॉर्म में लिख लेंगे, उन्हें बार बार रिवाइज करेंगे तो इस पर न्यूमेरिकल बनता है और आप बिना किसी कन्फ्यूजन के और डिले के इन्हें अटेम्प्ट कर सकेंगे। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।